Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening and welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But please note that we do not address company-specific queries. You can of course call us on 2331 4444, 2371 7106 and 2371 7117. I'm Gaurang Dhawanlal and with me is my co-anchor in Hindi, Vishal Sharma. नमस्कार, मार्केट मंत्र में आप सभी का स्वागत। प्रतिदिन की तरह कार्यक्रम में हम ताजा आर्थिक समाचार आप तक लाएंगे। आज सोमवार है और कार्यक्रम में आपके सवाल भी शामिल करेंगे। आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े किसी भी विषय पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। यहां बता दें कि कार्यक्रम में किसी कंपनी विशेष या स्टॉक के बारे में जानकारी नहीं दी जाती है। प्रश्न पूछने के लिए इन नंबरों पर आप फोन कर सकते हैं 23314444, 23717106 और तीसरा नंबर है 23717117। हमारे दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले 011 लगाना ना भूलें। सवालों के जवाब देने और चर्चा के लिए आज स्टूडियो में आमंत्रित हैं आर्थिक विशेषज्ञ डॉक्टर यामिनी अग्रवाल। डॉक्टर यामिनी, कार्यक्रम में आपका स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले हेडलाइंस के साथ हैं गौरा धवनलाल। Thank you, Vishal, and Dr. Yamini, a very warm welcome to you. Prime Minister Narendra Modi launches National Portal for Credit-Linked Government Scheme, Jan Samarth Portal. At the stock market, Sensex drops 94 points, Nifty sheds 15 points, rupee ends flat against the dollar, and Brent crude oil futures trade near $120 a barrel. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के राष्ट्रीय पोर्टल जन समर्थ पोर्टल की शुरुआत की। सेंसेक्स 94 अंक लुढ़का, निफ्टी में 15 अंक की गिरावट, डॉलर के मुकाबले रुपया बिना किसी उतार चढ़ाव के हुआ बंद और ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतें $120 प्रति बैरल के करीब पहुंची। सबसे पहले प्रधानमंत्री ने आज क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के राष्ट्रीय पोर्टल जन समर्थ पोर्टल की शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वित्त मंत्रालय और कंपनी मामले मंत्रालय के आइकॉनिक वीक समारोह का उद्घाटन किया। 6 से 11 जून तक मनाए जा रहे इस सप्ताह का आयोजन आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि प्रत्येक देशवासी का ये कर्तव्य है कि वो अपने स्तर पर राष्ट्र के विकास में विशेष योगदान करे। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 8 वर्ष में भारत में विभिन्न आयामों पर काम हुआ है। इस अवधि के दौरान जन भागीदारी में बढ़ोतरी से देश का तेजी से विकास हुआ है और सबसे गरीब व्यक्ति का सशक्तिकरण हुआ है। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी का भारत जन केंद्रित शासन के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है। जन समर्थ पोर्टल इसी दिशा में एक कदम है। और अब बात शेयर बाजार की। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 94 अंक गिरकर 0.2% के नुकसान से 55,675 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 0.1% के नुकसान से 15 अंक कम होकर 16,570 पर आ गया। व्यापक बाजार में बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.2% और स्मॉल कैप इंडेक्स 0.5% के नुकसान में रहे। We would now like to welcome from Mumbai our first caller, Hansmukh ji. Hansmukh ji, welcome to the program. Please ask your question. Yeah, namaste, Market Mantra team. Namaste. I got 2 questions. One question, RBI अपना जो रेपो रेट है वो 2022 के एंड तक कहाँ तक लेके जा सकता है? नंबर 1. नंबर 2, डॉलर टू रूपी की जो वैल्यूएशन है वो कहाँ तक रूपी को और डिप्रिशिएट कर सकता है आरबीआई? थैंक यू। जी देखिए, जहां तक आरबीआई के रेपो रेट के बढ़ाने की बात है वो माना जा रहा है कि 50 बेसिस पॉइंट्स तक बढ़ सकता है इस आने वाली एमपीसी के अंदर।
पर ये कहना कि कितना बढ़ेगा और आगे जाकर के एंड ऑफ 2022 वो इस पे निर्भर करेगा कि महंगाई का दर क्या रहता है और कितना क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ती हैं जो इंपोर्ट करेंगी महंगाई को, और जो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस हैं वो कितना इफेक्ट कर रही हैं। अभी इन्फ्लेशन, रिटेल इन्फ्लेशन 7.9% के आसपास है और इसके तहत जो रेट है उसकी वजह से जो है ये कदम उठाना पड़ रहा है। अगर इन्फ्लेशन का प्रेशर कम होता है तो रेपो रेट शायद ना बढ़े। और दूसरा आपका सवाल था रुपी वर्सेस डॉलर का। आरबीआई इसमें इंटरवीन नहीं करती, ये मार्केट डिटरमिन्ड रेट है और ये फ्लोटिंग रेट है जिसके ऊपर डिपेंड करता है कि डिमांड कितनी होती है डॉलर की वर्सेस रुपी। क्योंकि क्रूड ऑयल की प्राइसेस काफी बढ़ रही है उसकी वजह से जो रुपी है उसके ऊपर दबाव पड़ता जा रहा है और एफआईआईज के जो आउटफ्लोज हैं वो भी कंटिन्यूअसली जारी हैं, उसका भी सीधा असर रुपी पे पड़ रहा है, इसलिए वो काफी हद तक डेप्रिशिएटेड है। We now welcome from Palwal, Mr. Rajpal. Rajpal ji, your question, please. नमस्कार मैम, मेरा नाम राजपाल है, डिस्ट्रिक्ट पलवल से बोल रहा हूँ मैं जी। मैम मैं ये जानना चाहता हूँ मैम, जैसे ये शेयर बाजार में जो महंगाई होती है, ये जैसे बढ़ाते हैं तो मतलब 10 रुपए और घटाते हैं मतलब 5 रुपए, यह हिसाब से मतलब ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए मैम। जी देखिए, शेयर बाजार में महंगाई बढ़ती या घटती नहीं है। महंगाई आपके ओवरऑल जो आपके सामान्य पर्यावरण है उसके अंदर अगर आप देखें किसी भी खाद्य पदार्थ को या कोई भी सामान है वो ज्यादा जब प्राइस का मिलता है, दाम का मिलता है तो हाँ, और वो कंटिन्यूअसली बढ़ता जाता है तो अब हम कहते हैं कि महंगाई बढ़ रही है। शेयर बाजार में जो है जो स्टॉक्स हैं वो खरीदे या बेचे जाते हैं और क्योंकि जब महंगाई ज्यादा होती है तो जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स हैं वो क्योंकि वो अपने प्राइसेस बढ़ा देते हैं, उनके अर्निंग्स के जो चांसेस होते हैं वो ज्यादा हो जाते हैं। हम कहते हैं कि जब महंगाई ज्यादा होती है तो वेरिएबल स्टॉक्स जो है वेरिएबल इनकम कमाते हैं उनकी प्राइसेस भी बढ़ जाती हैं। जी, और दिल्ली से हमारे अगले कॉलर हैं गौतम जी। गौतम जी, कार्यक्रम में स्वागत, सवाल पूछिए अपना। धन्यवाद आपका। डॉक्टर यामी अग्रवाल जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि आई एम फ्रॉम बीपीओ केपीओ इंडस्ट्री and in my organization there are directions made in terms of EPF, employer and employer contribution. Recently I got an offer letter from one company and actually they are directing the gratuity amount as well. This is the first time which in my entire 15 years of career that I'm noticing that that deduction related to gratuity is coming into the cost to company. Kindly guide me, is it the right way of doing it? Because एक employee can be eligible for gratuity only after a service of 4.8 years and which constitute the मतलब उसकी सैलरी में से कटना क्या ये ठीक है? Can I make a negotiation in terms of it and any guidance in this regard would be really helpful. Thank you. जी देखिए, ग्रेच्युटी में जो है नहीं कटता है और ज्यादातर देखा जाता है कि आपके पीपीएफ और ईपीएफ में ही काटा जाता है। आप ग्रेच्युटी के लिए ड्यू बन जाते हैं आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम और वो पैसा आपको जब आप जा रहे होते हैं कंपनी से तब आपको वो पैसा दे दिया जाता है। तो अगर नेगोशिएट आप करना भी चाहते हैं फिर भी कंपनीज वो उस पर नेगोशिएशन नहीं करती क्योंकि ओवरऑल सारे एम्प्लॉयज को वो बेनिफिट दिए जाते हैं जो आपको भी दिए जाएंगे, तो उसमें ओवरऑल पॉलिसी में चेंज नहीं किया जाता। We now welcome from Jaipur, जितेंद्र जी। हेलो, हाँ मैडम, एफएमसीजी, आईटी और फर्मा में क्या फ्रेश एंट्री किया जा सकता है लॉन्ग टर्म के हिसाब से? पहला। दूसरा सर, मैडम एक फर्मा कंपनी है, 5-6 महीना पहले उसका आईपीओ आया था, 400 450 रुपए खुला था, लेकिन अभी वो 200 पे है, लेकिन वो प्रॉफिट में कंपनी है, पता नहीं क्यों माइनस में जा रहा है, तो क्या उसमें लिया जा सकता है? जी देखिए, एफएमसीजी और फार्मा अच्छे सेक्टर्स हैं जिसमें निवेश किया जा सकता है और लॉन्ग टर्म में भी निवेश किया जा सकता है, ये देखते हुए कि कंपनी का बिजनेस क्या है और वो किस चीज के अंदर निवेश कर रही है। अगर वो बिजनेस कंटिन्यूड बिजनेस है और आगे प्रॉफिटेबल होगा तो आप उसमें निवेश करें। सेक्टर्स दोनों ही बहुत अच्छे हैं।
जहां तक फार्मा सेक्टर के अंदर हम बात करें, अगर कोई कंपनी में अभी प्राइसेस कम है, वो खासतौर पे अगर आप देखें तो सेंसेक्स भी काफी हद तक वॉलेटाइल रहा है और नीचे आया है, तो उसके साथ साथ बहुत सारी कंपनीज भी नीचे आई हैं। पर अगर कंपनी की एक ओवरऑल बिजनेस जो है जिसमें वो कर रही है वो अच्छा है और लॉन्ग टर्म का मुनाफा दे सकती है, तो आप उस कंपनी में बने रहें और आगे निवेश में जब आप रहेंगे तब आपको आगे आने वाले समय में उसमें फायदा होगा। कोलकाता से आशीष सवाल पूछना चाहते हैं। हेलो हेलो जी आशीष जी। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। I want to know regarding prospect of investing money to mutual fund, which I have already invested in a State Bank hybrid. जी, आप म्यूचुअल फंड पे हमारा एक प्रोग्राम आता है संडे के दिन, तो आप संडे के दिन अगर 6:30 बजे रेडियो पे लॉग इन करेंगे तब आप वो सुन सकते हैं, और वो खास तौर पे म्यूचुअल फंड्स पे ही होता है। जी, रविवार का हमारा मार्केट मंत्र कार्यक्रम पूरी तरीके से म्यूचुअल फंड को समर्पित होता है। आप पूछ सकते हैं उसमें म्यूचुअल फंड से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल। फिलहाल हमारे अगले कॉलर खजुराहो से जितेंद्र फोन लाइन पर हैं। हेलो नमस्ते सर। जी यामिनी मैम को भी नमस्ते। जी नमस्ते मैम। 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि ग्लोबलाइजेशन का इंडियन इकोनॉमी में जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है, कौन कौन सी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है, और दूसरा क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट फिजिकल पॉलिसी के अंदर कौन कौन सी स्टेप लेती है। थैंक यू। जी, जहां तक ग्लोबलाइजेशन की बात करें, ग्लोबलाइजेशन से हम अपने देश के और बाहर के देशों के साथ ज्यादा जुड़े हैं। उनके वहां से काफी हद तक कैपिटल हमारे यहाँ आया है। अगर आप नेगेटिव सवालों की बात करें तो ग्लोबलाइजेशन का सीधा असर जो इनकम इनइक्वालिटीज है उस पे पड़ा है कि रिच रिचर हुए हैं और पुअर पुअरर हुए हैं। अगर देखा जाए तो काफी हद तक एमएनसीज की भी ग्रोथ हुई है, जिसका सीधा असर कुछ डोमेस्टिक कंपनीज पे भी पड़ा है, जिसकी वजह से जो कुछ क्षेत्रीय कंपनीज थी उन्होंने अपना बिजनेस भी लूज किया है। तो ये कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं। ऐसे ही जो कुछ ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ वर्किंग होते थे या ट्रेडिशनल वर्क फॉर्म्स होते थे उसमें भी असर पड़ा है, क्योंकि वो अब उतने नहीं डिमांड में जितने पहले वो डिमांड में होते थे। जहां तक फिस्कल पॉलिसीज की बात करें तो फिस्कल पॉलिसी आपकी जो सरकार पॉलिसीज बनाती है उसको कहते हैं, और इसमें सभी जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करना है या फिर कहीं पे भी कोई एक्सपेंडिचर करना है, चाहे वो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हो, हेल्थ केयर के क्षेत्र में हो, एजुकेशन के क्षेत्र में हो, इन सभी पे जो निवेश किया जाएगा या जो खर्चा किया जाएगा उन पॉलिसीज को हम फिस्कल पॉलिसीज कहते हैं। Dr. Yamini, we have another listener in from Kolkata, but just before that, a quick look at what happened in the markets today. At the stock markets, the Sensex at the Bombay Stock Exchange fell 94 points or 0.2% to end at 55,675 today. The Nifty at the National Stock Exchange shed 15 points or 0.1% to 16,570. In the broader market on the BSE, the mid-cap index lost 0.2% and the small-cap index slipped 0.5%. Among the sectoral indices on the BSE, the Realty Index fell 0.9%. The Consumer Discretionary Index lost 0.8%. The Consumer Durables Index dropped 0.6%. The Capital Goods Index declined 0.5%. And the Telecom and the Industrial Index shed 0.3% each. But the Metal Index climbed 0.7%. And the Oil and Gas Index rose 0.5%. And after that, look at the Sensex at the market. We welcome from Kolkata, Atanu. Atanuji, please ask your question. Hi, sir. Hi, good evening, madam, and good evening to everybody. I'm calling from Kolkata. My name is Atanu Zaha. My first question is, what is asset, and what is wealth creation? And my second question is, do we expect that renewable mine setup would be asset near future to the citizen? Thank you. जी, एसेट वो कोई भी चीज होती है जिसमें निवेश करके आप आगे आने वाले समय में कुछ कमा सकते हैं या उसका फायदा उठा सकते हैं।
या तो रेवेन्यू सोर्स के द्वारा या फिर कैपिटल एप्रिसिएशन के द्वारा. यू कैन अर्न समथिंग इन द फ्यूचर, इन द लॉन्ग रन, over a period of time by way of earnings or through capital appreciation. When we talk about wealth creation, we talk about how using different resources we can generate a certain amount of assets or valuable items which can then lead to resources which lead to more earnings and more amount of capital growth or growth overall. When we talk about renewable energy is a wealth creating source primarily because there is a lot of pressure on our fossil fuels which will extinguish after a certain period of time, and the energy demand needs are continuous that are there, but to meet these demands we may not have fossil fuels, and also because of the carbon emissions that they have been causing, it is deteriorating the environment and causing global warming. As and when we switch over to renewable energy, we will be able to protect our environment and we will be able to substitute our needs for the energy. जी, पंजाब से गुरुदर्शन जी हैं फोन लाइन पर अपने सवाल के साथ. जी गुरुदर्शन जी, कार्यक्रम में स्वागत. सवाल पूछिए अपना. नमस्कार सर जी. जी नमस्कार जी. मैं गुरदर्शन लाल चलोत्रा पिंड कैरों पंजाब तो सर जी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ. जी जी, सवाल पूछिए अपना गुरदर्शन जी. हाँ जी, मेरा सवाल है पेट्रोल च एथलीन ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਜੀ. ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਇੰਜਣਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਫਰਕ ਪੈ ਸਕਦਾ ਵਾ. ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤਸਦੀਕ ਨਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ. जी, पेट्रोल में इथेनॉल को ऐड इसलिए किया जा रहा है ताकि कार्बन एमिशंस कम किए जाएं. उसका फायदा सीधा जब इथेनॉल ऐड होता है तो उसका फायदा जो है एक देश को पड़ता है, क्योंकि कार्बन एमिशंस जब कम होते हैं तो इन्वायरमेंट को बेनिफिट होता है. और दूसरा जो इथेनॉल यूज होता है वो शुगर इंडस्ट्री के फार्मर्स को भी पैसा दिया जाता है जिसका फायदा उनको तक पहुंचता है. फ्यूल एफिशिएंसी के मामले में ये थोड़ा कम फ्यूल एफिशिएंट होता है, पर जो कॉस्ट बेनिफिट अगर एनालिसिस किया जाए तो एथेनॉल मिक्स्ड पेट्रोल एक बेटर पेट्रोल होता है और आपकी मशीनरी को कुछ खराब नहीं करता. जी, और अब नजर डालते हैं एशियाई शेयर बाजारों पर. इस सप्ताह अमेरिका में मुद्रास्फीति के आंकड़े आने से पहले एशियाई शेयर बाजारों में आज कारोबार मिला जुला रहा. जापान का निकेई 0.1% की गिरावट में रहा और सिंगापुर का स्टेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.2% के नुकसान में रहा. लेकिन चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 1.3% की तेजी रही और हांगकांग के हैंगसेंग में 2.7% का उछाल आया. दक्षिण कोरिया में अवकाश के कारण शेयर बाजार बंद रहे. आर्थिक खबरों की बात करें तो चीन के परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स पीएमआई के आज जारी आंकड़े बताते हैं कि अप्रैल के 36.2 की तुलना में मई में पीएमआई सुधरकर 41.4 हो गया, लेकिन ये अभी भी आर्थिक गतिविधियों में कमी को दर्शाता है. यूरोपीय शेयर बाजारों की बात करें तो चीन में कोविड-19 पाबंदियों में ढील दिए जाने के बाद प्रमुख यूरोपीय सूचकांकों में आज तेजी का रुख रहा. इस सप्ताह अमेरिका से आने वाले मुद्रास्फीति के आंकड़ों और यूरोपीय केंद्रीय बैंक की बैठक के नतीजों पर भी निवेशकों की नजर बनी हुई है. अंतर्दिवसीय कारोबार में लंदन का FTSE 100 1.4% चढ़ा, जबकि फ्रांस का कैक 1.1% और जर्मनी का डेक्स 0.9% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे. We now move on to the oil prices. Global crude oil futures hit $120 a barrel today after Saudi Arabia raised crude prices for July amid doubts that an increased OPEC plus monthly output target will help ease tight supply. So the Brent crude oil futures gained 32 cents to $120.04 a barrel. The US crude futures rose 40 cents to $119.27 a barrel after hitting a 3-month high of $120.99 a barrel. जी, और अब गोल्ड की बात करते हैं. दिल्ली सराफा बाजार में आज सोना 43 रुपए महंगा होकर 50,908 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा. चांदी भी 850 रुपए की तेजी से 62,211 रुपए प्रति किलो के स्तर पर रही. अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना बढ़त के साथ
$1,852 प्रति औंस पर चल रहा था, जबकि चांदी बिना किसी उतार चढ़ाव के $22.28 प्रति औंस के स्तर पर कारोबार कर रही थी। So we'd like to remind our listeners that financial expert Dr. Yamini Agarwal is in the studio with us. So please call in with your queries. Right now we're going in for a short break. उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी। आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से। लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान। अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग। डायल कीजिए 870-001-4242। नंबर एक बार फिर नोट करें, 870-001-4242। जी, कार्यक्रम मार्केट मंत्र आप सुन रहे हैं AIR FM गोल्ड पर। ब्रेक के बाद हम अब बात करेंगे हमारी आज की सबसे पहली जो खबर थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए एक राष्ट्रीय पोर्टल जन समर्थ पोर्टल की शुरुआत की है। डॉक्टर यामिनी, आपसे जानना चाहेंगे कि जो सारी क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाएं हैं उनके लिए जो एक राष्ट्रीय पोर्टल जो जन समर्थ पोर्टल आज शुरू किया है प्रधानमंत्री ने, ये कितना महत्वपूर्ण है? सरकारी लिंक्ड सरकारी योजना, क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोग से ले सकें, इसकी दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोग जो है बहुत सारे समय बहुत सारी स्कीम्स को चाहते होते हैं कि वो इस्तेमाल कर सकें, पर क्योंकि उन्हें पता नहीं होता और अलग अलग पोर्टल्स पे जाना पड़ता है उसके लिए क्रेडिट लेने के लिए, तो वो उनके लिए काफी मुश्किलें बढ़ जाती हैं। जब वो एक ही पोर्टल पे आते हैं और एक जगह पर अपना कार्य कर पाते हैं तो उनके लिए आसानी और सुविधा हो जाती है बहुत सारी स्कीम्स को देखने के लिए, और वो किस डेट पे वो क्रेडिट ले सकते हैं वो भी उन्हें पता चल जाता है। तो वो एक डिजिटलाइजेशन के प्रोसेस से एक फाइनेंशियल इंक्लूजन लाया गया है, जिससे कोशिश की गई है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचाई जाए एक सिंगल विंडो फ्रेमवर्क के द्वारा, और उसी के तहत उन तक पहुंचा जा सके। Dr. Yamini, when we talk of more inclusion and of participation and making every program more participatory, and of course there are many Indias living in this one India, so how do we ensure that participation can be easily reached out to the last mile? So what else do you think? So these portals are open. Do you think some literacy measures, some education measures, what have to accompany these, as Vishal said, to make them actually large in scale? Well, it's important that the basic infrastructure, as the government has been providing, let's say laying of the optic fibers, which is reaching to the panchayati institutions as well, is one of the basic facilities. A 24-hour internet facility and electricity is something that is needed. Also, people have access to mobile phones, which does provide an access to the platforms, but then much more cheaper sources of accessing mobiles and laptops may be something that would be necessary. What again further adds on is literacy by itself, also financial literacy, because people are not aware about financial terms. They don't understand what is a mortgage, what is a collateral, what is a guarantee, and these particular terms. True. They don't understand what is a loan, what is a simple interest versus what is compounding, and so forth. Digital literacy, whereby when you actually transact, how do you go in for an OTP, or how do you really transact through the mediums that are there, what is UPI, or how do I link my accounts and get the direct transfers. These are certain things which are needed. Also awareness, because I feel a lot of times there are very good schemes of the government which don't reach to the people, primarily because they're not aware of it. So different centers, especially post offices, can be very good centers where this information can be disseminated and can reach to the poorest of the poor or the most rural areas that are there. Right, and now the postal office is taking out this whole scheme where they're hiring people, and so the postman takes the Aadhaar facility right to the doorstep. True. You know, endeavors like that. And so now moving on, to when we're talking of the last mile, to farmers' incomes, the government is also mulling a 5 to 20% increase in the MSP that they're planning to give for the summer crop that is going to come now.
what effect will that have? Because disposable income will increase. We are looking at inflation. So how will that balance out? How will it affect inflation? Well, it will ultimately affect the incomes that the farmers have in hand, and there has been a continuous effort by the government in terms of improving the status of the farmers, as they have been trying to work out on the double incomes, whether it is from farming, whether it is from animal husbandry, marine fishing, or anything that is there, or the blue ocean economy that we talk about. Also, the MSP rise, the increase that they have paid, will automatically add on to the incomes of the farmers and would lead to a rural demand, which will then help the economy grow. In the state of inflation, which becomes a tax on the poorest of the poor much more than to the rich, because they are more hand to mouth, and there are difficulties in reaching out to the basic amenities. All these schemes like the MSP or the PM Samman Kisan Yojana, these help the farmers to meet their needs at a timely manner. Also, what is seen is there is about a 1 lakh crores amount which is going to be spent on the agriculture infrastructure, which is also a big amount, which will then lead to an infrastructural growth in the agriculture sector, like cold storages or the other facilities, which will then lead to more growth. And agriculture sector has been one of the prime sectors which has not been affected by the pandemic and has shown a positive growth rate across since the pandemic. Absolutely. जी, और ये डॉक्टर यामिनी, अब शेयर बाजार की बात करें तो पिछले कुछ सप्ताह से हम लगातार देख रहे हैं कि उतार चढ़ाव बना हुआ है, और शेयर बाजार की शुरुआत जो होती है कारोबार की वो अच्छी होती है, लेकिन शाम होते होते जो है मार्केट अपनी बढ़त गंवा देता है। शॉर्ट टर्म में अगर हम देखें तो अगले 2 से 3 महीनों में क्या आप शेयर बाजार में इसी तरीके का एक उतार चढ़ाव देखने को समझती हैं कि ये जारी रहेगा, या शेयर मार्केट में कुछ एक स्थायित्व का हमें एक देखने को मिलेगा दौर? जी देखिए, अभी जो शेयर बाजार में वॉलेटिलिटी है वो खासी तौर पे इसलिए है क्योंकि इन्फ्लेशन के प्रेशर्स बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं, जिसमें माना जा रहा है कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रोल रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट्स में बढ़ती जा रही हैं, खास तौर पे यूक्रेन और रशिया की वॉर को लेकर के सैंक्शंस भी लग रहे हैं रशिया के ऊपर। कोविड की वजह से चाइना में जो लॉकडाउन थे उसका भी सीधा असर ग्लोबल सप्लाई चेन्स पे पड़ा है, जिसकी वजह से पदार्थों की कीमतें भी बढ़ गई हैं। इन 2 कारणों की वजह से अगर हम देखें तो खासा असर हमारे मार्केट्स पे पड़ा है। साथ ही सेंट्रल बैंक्स ने, जैसे फेडरल रिजर्व ने अपने रेट्स बढ़ा दिए, जिसकी वजह से एफआईआईज उनकी तरफ अट्रैक्ट हो गए, तो उनका जो आउटफ्लो है वो भी असर कर रहा है शेयर मार्केट्स में, और रुपए का जो डेप्रिसिएशन है वो भी असर कर रहा है स्टॉक मार्केट्स में। तो वो वॉलेटिलिटी बनी रहेगी जब तक कॉन्फ्लिक्ट रहेगा ओवरऑल मार्केट में और इन्फ्लेशन के प्रेशर्स रहेंगे। अब माना जा रहा है कि एमपीसी भी अपना रेट्स बढ़ा सकती है, जिसको भी अगर आप देखें कि आज के बाजार में थोड़ा बहुत डिस्काउंटिंग हुई है, तो ये कुछ फैक्टर्स रहेंगे। पर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस जो हैं वो हम नजर देख सकते हैं, क्योंकि काफी सारी कंपनी के जो रिपोर्टेड प्रॉफिट्स हैं उन पे भी नजर बनाई हुई रखी है लोगों ने, और जो ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ है वो पॉजिटिव ही रहा है। जो जीडीपी के नंबर्स आए वो स्लो थे पर पॉजिटिव डायरेक्शन में 4.1% जो Q4 के रिजल्ट्स आए, और जो ओवरऑल ग्रोथ पैक की गई इस फिस्कल की वो भी अच्छी पैक की गई। जी, बहुत संक्षेप में जानना चाहेंगे कौन से ऐसे दौर में मौजूदा जो दौर है उसमें कौन से सेक्टर्स हैं जो कि अट्रैक्टिव हैं निवेश के लिहाज से? जी देखिए, एफएमसीजी एक अच्छा सेक्टर है, आईटी एक अच्छा सेक्टर है, फार्मास्यूटिकल एक अच्छा सेक्टर है। ये कुछ सेक्टर्स हैं जो अच्छे हैं। बैंकिंग भी एक अच्छा सेक्टर रहेगा। जी, डॉक्टर यामिनी, आप कार्यक्रम में शामिल हुई और हमारे श्रोताओं के सवालों के जवाब दिए और साथ ही साथ इतनी बहुमूल्य जानकारी भी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। Thank you, Dr. Yamini, for your time. And now before we close, a quick reminder of the headlines. Prime Minister Narendra Modi launches National Portal for Credit-Linked Government Schemes, Jan Samarth Portal. At the stock market, Sensex drops 94 points, Nifty sheds 15 points, rupee ends flat against the dollar. And Brent crude oil futures trade near $120 a barrel. And that's it in this edition of Market Mantra. Namaskar. Namaskar. Market Mantra. Market Mantra.